स्वागत है। आज हम मौजूद है गोंदिया जिले के अंतर्गत आने वाले आमगांव तालुका के अंतर्गत एक सार्वजनिक प्लेस में यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे आज एक विशेष खबर दिखाने वाले हैं, एक सनसनीखेज खबर दिखाने वाले हैं और एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से आज दर्शकों को आपको मिलाने जा रहे हैं। यहाँ पे आज हम एक शांत वातावरण में यहाँ जगह पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे आज एक इंटरव्यू होनी है और एक तगड़ी इंटरव्यू होने वाले एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता की जिन्होंने एक समाज कार्य के लिए और एक जनता की सेवा के लिए एक अन्नत्याग आंदोलन किया था और अन्नत्याग आंदोलन करने के बावजूद भी आज महीने गुजर चुके हैं और महीने गुजरने के बाद उनको जो आश्वासन दिए गए थे, क्या उन आश्वासनों के ऊपर में दखल ली गई और क्या उनको इसके बारे में समझौता किया गया था और क्या उनके ऊपर में विकास कार्य के ऊपर में क्या दखल ली गई थी जिन्होंने आश्वासन दिया था और बहुत सारी तमाम जानकारियां एक समाज सेवा से लेकर जुड़ी हुई है और आज के इस इंटरव्यू में आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तब तक जुड़े रहिए दर्शकों हमारे साथ। आज हम मौजूद है यहाँ पे गोंदिया जिले के अंतर्गत आने वाले आमगांव तालुका के एक नैसर्गिक प्लेस में यहाँ पे खतरनाक इंटरव्यू होने वाली है और वो शख्स हमारे साथ मौजूद है और उनका नाम है गुनाराम जी मेहर। नमस्ते सर। आइए दर्शकों, अभी हमारे साथ बने हैं वही एक सामाजिक कार्यकर्ता, वही एक जनता के सेवक जो जनता के लिए एक अन्नत्याग आंदोलन किए थे और उनको इस अन्नत्याग आंदोलन में ग्राम पिपरिया में जब किए थे और उनको एक आश्वासन दिया गया था कि उनकी जो मांगे थी वो बहुत ही जल्द पूरी कर दी जाएंगी और आज महीने गुजरने के बाद उसके बारे में इनके क्या विचार है और क्या दखल ली गई है उनकी इन मांगों के ऊपर में आज उन्हीं की जुबानी से आपको रूबरू करने का प्रयास करते हैं। नमस्ते जी, आप अपना परिचय दीजिए और आपका जो अन्नत्याग आंदोलन था उसके बारे में आपको क्या जनता से क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या मतलब दखल ली गई आपकी उन मांगों के ऊपर में हमारे इस जनता को, हमारे दर्शकों को रूबरू करने का प्रयास करें। नमस्कार, मैंने पिछले 15 नवंबर को धरती आबा क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा जयंती के दिन पिपरिया की कुछ जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको सुलझवाने हेतु अन्नत्याग आंदोलन किया था और उसी दरमियान 16 नवंबर को मुझे सम्माननीय पूर्व विधायक संजय भाऊ पुराम मेरे मुलाकात को आए। उन्होंने सबकी समझाइश की, समझाया और मांगों को पूरा करवाने का वादा भी किया और मुझे उपोषण से यानी अन्नत्याग आंदोलन से उठाया भी। तब से लगातार वे प्रयत्नशील है और लगभग सभी मांगों पर उनका काम शुरू है, जिसमें जो मुख्य मेरी मांग थी, मेरे वार्ड अंतर्गत गल्ला टोला पांडरी रास्ता, तो गल्ला टोला पांडरी रास्ते का जो प्रश्न है वह प्रश्न लगभग छूट गया है और 13 मार्च को उसका भूमि पूजन भी सम्माननीय पूर्व विधायक संजय भाऊ पुराम करने जा रहे हैं। उसी प्रकार जो काशी नाला का संचय प्रकल्प है, काशी नाला जल संचय प्रकल्प है, उसका भी काम धीरे धीरे मार्ग पर आ गया है और कुछ ही दिनों में उसका भी काम शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार जो मेरे गांव से नहर से जाने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते का भी काम कुछ ही दिनों में मार्ग लग जाएगा। अभी बहुत सारे काम लगभग जो प्रशासनिक जो कार्य है वो हो जाते, लेकिन अभी कुछ ही दिनों में आचार संहिता लग जाने के कारण कामों को ब्रेक लग जाएगा और आचार संहिता के खुलते ही सभी कामों को गति दी जाएगी। अच्छा, ये आपके आंदोलन में बैठने के बाद आपको लगता है कि अभी जो मांगे थे वो पूरी तरह से पूरी की जाएगी और आपने जो बताया कि उसके ऊपर में भी कार्य चालू है और उसके ऊपर में एक्शन लेना कहीं ना कहीं चालू है, लेकिन आचार संहिता की वजह से कहीं ना कहीं काम रुका हुआ है, यही कहना आपका है ना? हाँ, यानी जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी मार्च में जो आचार संहिता लगेगी तो लोकसभा के चुनाव जो है 4-5 चरणों में जाएंगे और लगभग पूरा पूरे महीने तक की आचार संहिता लगी रहेगी और केंद्र शासन में यानी केंद्र की सरकार बैठने के बाद ही आचार संहिता खुलेगी और आचार संहिता जब खुलेगी तो बरसात लग जाएगी और बरसात में
जो प्रशासनिक कार्रवाई के जो काम है उनको वो पूर्णतः कर लेंगे, जैसा टेंडर है, प्रशासकीय मान्यता है, वर्क ऑर्डर है इत्यादि जो कार्य है, ये कार्य अपन बरसात भरे में पूरी कर लेंगे और बरसात निकलते ही ये कामों को शुरू कर दिया जाएगा। और एक जानकारी हमें सूत्रों के हवाले मिली है कि ईवीस कंपनी जो 50 एकड़ में जो उनका कंपनी का स्थापन होने वाला है उसको एक चुपके से एनओसी दी गई है, ऐसी कुछ जानकारी हमारे पास में आई हुई है। और उसके बारे में आपको क्या विशेष जानकारी है, और उस ईवीस कंपनी को एनओसी जिस तरह से चुपके से दी गई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईवीस कंपनी को चुपके से जनता को विश्वास में न लेते हुए एक ग्राम सभा का ठहराव और एनओसी दे दी गई है, यह सत्य बात है। जब इसके बारे में मुझे पता चला तो मैंने इसकी इंक्वायरी की और इंक्वायरी करने के बाद सरपंच और सचिव पर अधिकार का दुरुपयोग करने के संबंध में केस भी दायर कर दिया हूं, क्योंकि ये जो मामला है, कंपनी का जो मामला है, एनओसी देने का जो मामला है, तो ये इसमें पारदर्शिता होना जरूरी था। जैसा उन्होंने एनओसी मांगा तो एनओसी के संबंध में ग्राम पंचायत के मासिक सभा में इस बात को लेना आवश्यक था, कानूनन आवश्यक था। और मासिक सभा में लेने के बाद में इस बात को ग्राम सभा के विषय सूची में लेना ये भी कानूनन अनिवार्य था। उसके पश्चात इस बात को ग्राम सभा में ला करके संपूर्ण ग्राम सभा में उपस्थित सभासदों को विश्वास में लेकर के इसके संबंधित एनओसी लेना था। और एनओसी लेने के पहले संबंधित कंपनी को प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से एनओसी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से एनओसी, पशुधन विकास विभाग की ओर से एनओसी, सार्वजनिक बांधकाम के विभाग की ओर से एनओसी, यानी ऐसे विभिन्न तरीके से जो एनओसी है विभिन्न विभाग से लेना जरूरी था, ताकि भविष्य में यदि अगर कुछ उस कंपनी के दुष्परिणाम आए, क्योंकि वो पोल्ट्री फार्म है और पोल्ट्री फार्म के जो माध्यम से, पोल्ट्री फार्म के कारण जो विभिन्न प्रकार की रोगराइयाँ जो पसरती है, जैसा स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, ऐसी अगर बीमारियाँ अचानक अगर आ गई और इसका दुष्परिणाम अगर गांव में फैल गया तो एक बहुत बड़ा एक दुर्घटना हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों को जांच पड़ताल करके एनओसी देना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कहीं ना कहीं जनता से धोखा किया गया है और इसलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया और जांच शुरू है। कुछ ही दिनों में इसकी जो परिणाम है वो सामने में दिखेगा। हालांकि उनका कहना है कि गांव के लड़कों को रोजगार मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैं भी इस बात को मानता हूं कि रोजगार मिलेगा, लेकिन किस बेसिक पर मिलेगा। अगर तुमने उस कंपनी मालक को ग्राम पंचायत में बुलाए रहते, कंपनी मालक से अगर एग्रीमेंट किए रहते, लिखा पढ़ी अगर हुई रहती, तो एग्रीमेंट के आधार पर हम कंपनी मालक को बोल सकते थे कि हमारे इतने लड़के लेना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने तो अपने पद का दुरुपयोग करके कहाँ बनाए ठहराव और कहाँ बना के दिए इसकी कोई जानकारी नहीं, वो सरपंच जाने और सचिव जाने। बावजूद इसके जब इंक्वायरी में अधिकारी आए तो उन्होंने उल्टा मेरे ऊपर आरोप लगाए, तो मैं उसको भी सहन कर लिया। मैं बोला लगाओ जैसा भी आरोप है, क्योंकि सच्चाई आखिर सच्चाई रहती है। सच्चाई को कितना भी दबाया जाए, सच्चाई दबने वाली नहीं। अच्छा, अभी आपने जो अधिकारियों ने आपके ऊपर आरोप लगाने की जो बात कही है, तो आपको किस तरह का आरोप लगाया गया था अधिकारियों की तरफ से? वो आरोप क्या था? नहीं, अधिकारियों ने आरोप नहीं लगाया, सरपंच ने और कुछ सदस्य ने आरोप लगाने का प्रयत्न किया। सरपंच ने लगाया मेरे ऊपर आरोप लगाने का प्रयत्न किया कि इसके हिसाब से मैं नहीं चल रहा हूं, इसलिए मेरे ऊपर में विभिन्न प्रकार के ये कार्रवाई करने का प्रयत्न कर रहा है, ऐसा वैसा दुनिया भर का ऐसा उसने आरोप लगाया। अधिकारियों ने नहीं लगाया। देखिए दर्शकों, अभी हम इनसे जुड़े हैं और तमाम नई जानकारी इनके क्षेत्र की हमें मिल रही है इनके माध्यम से कि ईवीस कंपनी को एक 50 एकड़ में लगभग पोल्ट्री फार्म की एनओसी एक आज उप सरपंच पद पे
वहाँ पे कार्यरत है, उनके बावजूद भी उनको इस बारे में विशेष जानकारी न रहते हुए उनको भी पता भी नहीं एनओसी दी गई और नहीं दी गई, लेकिन बाद में पता चला कि एनओसी दी गई, तो उन्होंने इसके खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए एक पूरा प्रयत्नशील है और इसके ऊपर में कार्रवाई की जा रही है। और ये दर्शक को देखना है कि अभी जिस तरह से एनओसी दी गई, क्या ग्राम सभा ली गई थी, क्या वहाँ पे 100 लोगों का कुरम पूर्ण हो चुका था, और जो जो उसके कानूनन नियम है क्या उनको प्रतिबंधित होकर के वो एनओसी दी गई थी। अब इसकी जानकारी तो हम आपको पार्ट 2 में जरूर दिखाएंगे कि आखिर ईबीस कंपनी को 50 एकड़ में पोल्ट्री फार्म देने की एनओसी चुपके से आखिर क्यों दी गई। इसके बावजूद भी आज हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। अभी ऐसी जानकारी और एक चर्चा चल रही है आमगांव क्षेत्र में कि किस ये सालेकसा क्षेत्र में, अभी हम जहाँ आमगांव में बैठे, लेकिन आपके सालेकसा क्षेत्र की कैसी चर्चा चल रही है कि कुछ तरह से एक हाथापाई वाली बात कुछ ऐसी है, कुछ ऑडियो वगैरह इधर उधर से सुनने में आई है। इसके बारे में कुछ आप जो बात कर रहे थे वो क्या विषय था और क्या मसला था, हमारे दर्शकों को रूबरू करने का प्रयास करें। देखो, ये आज के तारीख में एक शर्मनाक घटना घटने की चर्चा हमारे पूरे गोंदिया जिले में शुरू है। हमारे क्षेत्र के सम्मानीय विधायक, इनके केबिन में उनके सबसे प्रिय समझे जाने वाले जो कार्यकर्ता है, जो खुद को स्वयं घोषित नेता समझते हैं, उन्हीं के बीच में हाथापाई होने की चर्चा है। और उसके साक्षात गवाह विधायक महोदय है और यह बहुत निंदनीय घटना है और मैं इसकी निंदा करता हूं। और मैं चाहता हूं कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों से, जिन्होंने जनता को धोखा दिया है, जनता के विश्वास से धोखा किया है, ऐसे लोगों से, जिस वो पार्टी से बिलोंग करते, उस पार्टी वालों ने तो उनसे राजीनामा मांग लेना चाहिए और उन्होंने भी स्वखुशी से राजीनामा दे देना चाहिए, क्योंकि यह एक जनता के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। जो जिस बात के ऊपर चर्चा हो रही है और जो चर्चा है, यह चर्चा बहुत ही निंदनीय है और इसकी मैं निंदा करता हूँ। अच्छा, अभी आपने कुछ बातें कही कि विधायक महोदय ने जनता को धोखा दिया है, और इस तरह की जो चर्चा और जो आपकी विचारसरणी है, इसके बारे में क्या आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस तरह से जनता को धोखा दे सकते हैं? इसके ऊपर में कुछ 1-2 पॉइंट के बारे में आप बताने का प्रयास कर सकते हैं कि किस तरह से विधायक महोदय ने जनता के साथ धोखा किया है। धोखा ऐसा हुआ है कि विधायक महोदय ने जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव में बोला कि मेरे दोनों हाथों को मजबूत करो। जनता ने उनके बात के हाथों को मजबूत किया और उनके वो दोनों हाथ समझे जाते थे और उन्हीं दोनों हाथों के बीच में, उन्हीं के केबिन में हाथापाई होना, यानी एक निंदनीय और शर्मनाक घटना है। और इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि आज जो जनता के बीच में जो चर्चा चालू है, उसके हिसाब से प्रामाणिक तौर पर एक जनता के प्रतिनिधि होने के नाते उनको जो जनता ने जो उनको विश्वास देकर के उनको जो पद दिया है, उस पद का इस्तीफा उन्होंने मांग लेना चाहिए और उनको उस पद से खाली कर देना चाहिए। और एक सवाल ऐसा रहेगा, आपके पिपरिया ग्राम पंचायत के तहत में 33% का जो पैसा आता है नागरिक सुविधा के अंतर्गत, अब आप सरपंच पद रहने के बावजूद आपकी तरफ से जानकारी ऐसी आई है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। उस 33% पैसा में भ्रष्टाचार हुआ है, तो इसकी जड़ क्या है और किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है? और जो आपने बताया कि नागरिक सुविधा है, इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें, ताकि इस तरह के होने वाले भ्रष्टाचार पूरे जिले में रोका जा सके और लोगों को एक जागृति निर्माण हो सके। और इस किस तरह से भ्रष्टाचार को शुरुआत की गई और किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारी जनता को जागरूक करने का प्रयास करें और अपने पिपरिया ग्राम में हुई वाली इस घटना का पूरा विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करें। देखिए, पिछले रेजिम का जो नागरिक सुविधा का जो विकास कार्य हुआ था, उसका 33% पैसा बचा हुआ था। सन 2020-21, 19-20 और 21-22, तो इसका जब ग्राम पंचायत में पैसा आया तो उस पैसे का इन्होंने 15 बार
पल भर में कर दिए, पता ही नहीं चला। वो पैसा और किसी को जाना था और उस पैसे को और किसी को दे दिया गया और उसमें मिली भगत करके पूरे पैसे का बंदरबाट कर दिया गया है। लगभग 28 लाख के आसपास का पैसा है। एक 8/11/2023 को आया, उसी दिन उस पैसे का बंदरबाट कर दिया गया। एक पैसा 15/2/2024 को आया, उसका भी बंदरबाट कर दिया गया। यानी जिस एजेंसी के जो मटेरियल सप्लायर के जो बिल वाउचर जुड़े हुए थे, जो एमबी थी, उसको पैसे न देते हुए इन्होंने अन्यत्र पैसे को भगा दिए और मिलजुल कर बंदरबाट कर दिए। इसकी शिकायत हमने सम्माननीय सीओ गोंदिया को दिया है। अभी चौकसी के दरमियान समझ में आएगा कि हकीकत में क्या उनके ऊपर कार्रवाई होती, लेकिन यह सत्य है कि इस पैसे का बंदरबाट हुआ। अच्छा, अभी आपने जो ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर बताया कि पूरा एक 28 लाख रुपए का एक भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए दर्शकों, 28 लाख रुपए का भ्रष्टाचार एक बड़ा भ्रष्टाचार माना जा सकता है। ऐसी जानकारी ग्राम पिपरिया के उप सरपंच साहब, एक जनता के सेवक, इनकी ओर से हमें प्राप्त हुई है। और कहीं ना कहीं एक गर्व की बात है कि ग्राम पंचायत पिपरिया में इन जैसे उप सरपंच है और ये पूरी तरह से नज़र सरपंच, सचिव और पूरी तरह से तमाम अपने गांव के होने वाली हलचलों पर एक नज़र रखते हैं। और ये अगर आज नहीं रहते तो 28 लाख का जो होने वाला भ्रष्टाचार की बात अगर ये जनता के सामने नहीं आती, अगर इनके जगह कोई अगर भ्रष्टाचारी अगर उप सरपंच होता और उनके हाथ में अगर इस ग्राम पिपरिया की दौर इस तरह से होती और कोई नज़र रखने वाला नहीं होता, तो आज आपके सामने ये जन नागरिक सुविधा के अंतर्गत आने वाले 28 लाख के पैसे का जो बंदरबाट हुआ है और जो बात इन्होंने आज सामने रखी है, पूरी मीडिया के सामने, पूरी दर्शकों के सामने रखने का एक साहस किया है, इसके लिए इनके एक जज्बे को एक सलाम करते हैं। और इसी तरह से हमेशा ये ग्राम पिपरिया में विकास कार्य करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इन्होंने अपने जीवन का भी परवाह न करते हुए ग्राम पिपरिया में जो रोड की जो इतनी दुर्दशा हुई है उसके खिलाफ भी इन्होंने एक अन्न त्याग आंदोलन का भी आयोजन किया था और अन्न त्याग में बैठे थे और उसके ऊपर में भी अभी कार्रवाई हो रही है और उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक प्रोसेस से दखल ली जा रही है। उसी तरह से आज आपने ये जो 28 लाख का भ्रष्टाचार जो सीओ को कंप्लेन की थी, तो आज से विगत कितने दिनों पहले आपने शिकायत की गई है और कहाँ कहाँ शिकायत की गई है, रूबरू करने का प्रयास करें। देखो, सबसे पहले हमारे कान पर बात आई कि ऐसा पैसे का बंदरबाट हुआ है। तो मासिक सभा में जैसी सभा शुरू हुई उसी समय मैंने बात उठाई कि पहले मैं बोला इस बात के ऊपर पहले चर्चा की जाए कि जो बंदरबाट हुआ इसके ऊपर चर्चा की जाए। तो सम्मानीय सरपंच महोदय ने बोले पहले आज के जो विषय सूची में जो बातें हैं उनको करो और बाद में फिर उसको देखना। तो मैंने बोला ठीक है, तो पहले विषय सूची के सब्जेक्ट निपटाए और विषय सूची के सब्जेक्ट निपटाने के बाद में सरपंच वहाँ से निकल गए और अपने समर्थक सदस्यों को भी लेकर ग्राम पंचायत से निकल गए। जब सचिव अपने ग्राम विकास अधिकारी को मैंने पूछा तो रजिस्टर लेकर के आए, केसबुक लेकर के आए। मैं ग्राम विकास अधिकारी को बोला कि मैं बोला ये पैसा किसका था और ये तुमने पैसा दिया किसको, तुमने पैसा दिया किसको, ऐसा क्यों हुआ। मैं बोला एक जवाबदार अधिकारी होने के बावजूद आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने बताया मैं सरपंच के दबाव में आकर के ऐसा कर लिया करूँ। तो मैं बोला ये तो इसमें तो हमारी भी पिसाई हो जाएगी, क्योंकि जमा खर्चे को मंजूरी जहाँ दी है वहाँ सया हमारी भी है। तो इस बात को लेकर के ग्राम सेवक को मैं बोला पूरा सही बता, तो ग्राम सेवक घबरा गया और वहाँ से दरवाजे से निकल करके वो कहीं जाने का बहाना बता करके गाड़ी को किक मार के भाग के आ गया। उसके बाद में हम ग्राम पंचायत समिति में वीडियो महोदय के पास आए, कोटेले साहब के पास आए। कोटेले साहब ने ग्राम में जो विस्तार अधिकारी है तेंदुलकर और अपने पराते साहब, इनको भी बुलाया और चर्चा हुई हमारी। तो बोले लिखित में दे दो, तो उनको एक सादा कागज में लिखित में दिए, कल आते हैं बोले। लेकिन दूसरे दिन जब आए तो वो पहले ही वाले प्रकरण को लेकर के आए थे, जो एबीएस कंपनी के एनओसी की जो संबंध में चौकसी थी उसी को लेकर के आए। तो मैंने बोला पराते साहब को, साहब मैं बोला आप कल की जो बात है
जो नागरिक सुविधा के जो पैसे की बंदरवाट है इसके संबंध में आप बोलने वाले थे ना। नहीं बोले अभी मेरे पास में समय नहीं है, बोले कहीं तो भी बूथ चेकिंग में जाना है तो बाद में देखूंगा बोले। तो मेरे को कहीं ना कहीं डाउट लगा इस बात पर, ये कहीं ना कहीं कन्नी काट रहे हैं। तो फिर तुरंत एक अपने लेटर पैड पर शिकायत लिखा और दूसरे दिन अपने पूरे जो मेरे समर्थक सदस्य हैं इनके साथ में सम्माननीय सीओ जिला परिषद गोंदिया गए और वहाँ पर हमने बाय प्रोसेस एप्लीकेशन दिए हैं। अभी लगभग उस समय हो गया है, हफ्ता भर तो पूरा हो गया है इस बात को। और अभी तक के अभी तो बीच में छुट्टियाँ थी, अभी पता चलेगा आने वाले समय में। इंक्वायरी के लिए आते हैं, किसको बेचते हैं, कैसा क्या होता है। लेकिन जो भ्रष्टाचार हुआ है यह सत्य है, क्योंकि इससे तो नहीं छुपाया जा सकता। जो पैसा जिसको देना था उसको न देते हुए अलग ही वो पैसा कन्वर्ट करके जानबूझ करके ये बंदरवाट हुई है। धन्यवाद, आप अभी तक बने रहे और आपने जनता की समस्या के ऊपर में पूरी तरह से ग्राम पंचायत पिपरिया के एक उप सरपंच के नाते जो जनता के लिए आपने जो प्रयत्न किए हैं और एक विकास कार्य के लिए जो आपने हड़पड़ की है, और इसी तरह की एक विशेष और एक सनसनीखेज जो 28 लाख रुपए की और ईबीस कंपनी को जो चुपचाप से एनओसी देने की, ऐसी तमाम बातें तुमने आज जनता के सामने रखे हैं। और कहीं ना कहीं इन बातों से जनता को आज एक सीख लेने की आवश्यकता है, ताकि उनके गाँव में भी इस तरह के भ्रष्टाचार हो सकते हैं। और इसी तरह से भारत में भ्रष्टाचार की तो कोई कमी नहीं है, ये बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा भारत एक गांव से बना हुआ है। और एक गांव में अगर इस तरह से अगर एक हर कार्यकर्ता रहे और एक हर उप सरपंच अगर इस तरह जागरूक रहे तो हर गांव से भ्रष्टाचार मिटेगा। तभी तो हमारा भारत एक भ्रष्टाचार मुक्त कहलाएगा, क्योंकि हमारा भारत का ही निर्माण एक गांव से बना हुआ है हमारा भारत। इसी तरह की तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे चैनल में अभी तक बने रहने के लिए आपका और हमारे दर्शकों का मनपूर्वक धन्यवाद। और इसी तरह की सनसनीखेज ग्राउंड रिपोर्ट हमारे चैनल पे नित्य देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।